नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश और मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया जी। मनीष जी, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये 17 महीने लग गए आपको बाहर आने में, क्या डिफरेंस दिख रहा है आम आदमी पार्टी में? मतलब आम आदमी पार्टी पूरे राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजरी है अभी। हमारे ऊपर पहले भी बहुत आरोप लगाए गए थे, किसी एमएलए के ऊपर फर्जी आरोप लगाए, मेरे ऊपर लगाए, अरविंद जी के ऊपर लगाए, अलग अलग तरीके से। उन सब से हम बाहर निकले थे और बहुत मामलों में तो कोर्ट्स ने एजेंसीज के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किए थे कि आप ये गलत कर रहे हो। अब अचानक सबसे बड़ा संकट आया कि पूरी टॉप लीडरशिप को उठा के जेल में डाल दिया, झूठे आरोप लगा के, और चारों तरफ से तोड़फोड़ मचाने की कोशिश हुई। पर जिस तरह से संकट के इस काल में आम आदमी पार्टी पूरी एकजुट होकर निकली है, उससे केजरीवाल जी के प्रति लोगों की भावनाएं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाएं, एमएलएज, काउंसलर्स, एमपीज की भावनाएं और मजबूत हुई हैं। मतलब पार्टी एकजुट रही, पार्टी मजबूत रही। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 7-8 साल में हमने बहुत सारी सरकारों को गिरते देखा है, टूटते देखा है, पार्टियों को टूटते देखा है, खत्म होते देखा है, लेकिन हमारी पार्टी ऐसे टूटी नहीं। पार्टी इकट्ठी रही और सरकार भी नहीं गिरने दी। संकट के दौर में चुनाव भी आ रहे हैं सामने। हरियाणा में आम आदमी पार्टी पहले से मेहनत कर रही थी, लगता है ये सही समय है आम आदमी पार्टी हरियाणा में जब अकेले चुनाव लड़ने जा रही? हाँ बिल्कुल, हमने तो कई चुनाव लड़े हैं। हम लोग गुजरात, गोवा, उत्तराखंड सब जगह लड़े हैं। तो नहीं, तब आप, अरविंद जी, सब लोग बाहर थे, मजबूत दिखते अभी भी थे। बाहर हैं, अरविंद जी भी बाहर आने वाले हैं। अरविंद जी भी अब कुछ दिन में बाहर आ जाएंगे, तो पूरे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अकेले? अभी तो अकेले ही लड़ रहे हैं, आगे कोई संभावना बनेगी तो वो देखेंगे। नहीं, संभावना की तलाश है। नहीं, ऐसा तलाश नहीं रहे हैं हम, लेकिन आपने पूछा कि अकेले लड़ेंगे, तो आज तो हमारी अकेले ही लड़ने की सारी प्लानिंग बन रही है। और मैं अभी कल के बारे में कुछ कह नहीं सकता कि कल को कोई बातचीत हो, कहीं से कुछ नए डेवलपमेंट हों, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है तो हर चुनाव के अपने डायनेमिक्स होते हैं। तो अब धीरे धीरे जैसे लोकसभा चुनाव के डायनेमिक्स बने थे नए, बहुत सारे लोग साथ आए, बहुत सारे लोग जो आ सकते थे नहीं आ पाए, तो हर चुनाव के अपने एक डायनेमिक्स होते हैं। अब जैसे जैसे आम आदमी पार्टी चाहती है कि एक साथ चुनाव लड़े कांग्रेस के साथ, या मतलब ऑपोजिशन एक साथ रहे हरियाणा में? देखिए, पार्टी क्या चाहती है और क्या नीचे की ज़रूरतें हैं, क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं किसी की समय की, उन सब से तय होता है। और जब पार्टी के सीनियर लीडर बैठेंगे मिलके, अरविंद जी बाहर आ जाएंगे तो निर्णय लेंगे। अब अरविंद जी आएंगे अभी बाहर। मनीष जी, समझने के लिए समझना चाहता हूँ, क्योंकि आम आदमी का एक बहुत सिंपल है कि आप, आम आदमी पार्टी लगातार कहते थे कि शराब घोटाला नहीं हुआ है, आप दस्तावेजों से इसको प्रूव करने की कोशिश करते रहे, जबकि एजेंसीज लगातार इस बात को कोर्ट में कहती रही कि जहाँ घोटाला तो हुआ है और छोटा नहीं हुआ है, पैसे भी आए हैं और इलेक्शंस में खर्च भी हुए हैं जो कहा गया। ऐसा क्या था कि आपको 500 दिन से ज़्यादा लग गए बाहर आने में? मतलब कुछ तो सच्चाई रही होगी। देखिए, सच्चाई तो यही है कि एक पैसे का घोटाला नहीं होगा। सच्चाई तो यही है, और यही सच्चाई है कि इन्होंने हमारे ऊपर जो कानून लगाए वो भ्रष्टाचार वाले कानून नहीं है। वो कानूनों की धारा लगाई हैं जो आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं के ऊपर लगाई जाती हैं। अब आप किसी को पकड़ो, आप मतलब अपने आप को भगवान समझने लगो तो आप किसी के ऊपर कोई भी धारा लगा सकते हो, फिर कानून थोड़ी अप्लाई होता है। भाई, आपको मेरे घर से कुछ मिला हो, आपको मेरे पास से कुछ मिला हो, आपको मैं कुछ करते हुए दिख रहा हूँ, तो आप मेरे ऊपर धारा लगाएंगे, वो जो उस तरह के आरोप के लिए हैं। आप मेरे ऊपर धाराएं लगा रहे हैं वो जो दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर लगाई जाती हैं, उस तरह का कानून जो ड्रग माफियाओं के ऊपर लगाया जाता है, उसमें आप एक पॉलिटिकल पार्टी के आदमी को जो काम कर रहा था, जिसके ऊपर कोई अभी तक आपके पास सबूत भी नहीं है, उस आदमी को उठा के आपने बंद कर दिया, फिर केजरीवाल जी को बंद कर दिया उन्हीं आरोपों में उठा के। तो ये कहीं ना कहीं आपकी नीयत पे भी सवाल उठ रहा है कि भाई इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे तो भ्रष्टाचार वाले कानून लगाते हैं ना, ये आतंकवादियों वाले कानून इनके ऊपर लगा के क्यों लगाए? क्योंकि इनको भी पता है कि मुकदमे में जब ट्रायल होगा तो कुछ साबित हो नहीं पाएगा। लेकिन ऐसे कानून लगाओ जिनमें बेल होना मुश्किल हो, ऐसी धाराएं लगाओ जिनमें बेल आसानी से नहीं हो सकती हो, वो धाराएं लगा दी इन्होंने। मनीष सिसोदिया के ऊपर यह आरोप था कि शराब घोटाले के किंगपिन आप हैं, चूंकि आप आबकारी मंत्री थे, आपके यहाँ से चीज़ें निकली थी, फाइल निकली थी, लेकिन इस पूरे मामले में सीएम, जिनका कोई रोल पहले नहीं दिखता था, उनको भी एजेंसीज ने पकड़ा।
आपको लगता है कि एजेंसीज के पास कुछ तो पुख्ता आया बाद में जो आपके साथ अरविंद जी को भी लेके गया? देखिए, एजेंसीज़ के पास एक ही चीज़ पुख्ता है, वो है भारतीय जनता पार्टी का आदेश, जिसको एजेंसीज काट नहीं पा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी आदेश देती है मनीष सिसोदिया को अंदर करना है, तो फिर दुनिया का कोई कानून उठा के उसके ऊपर लगा के उसको अंदर डाल दो। पावर्स तो हैं ही, कानून ने पावर दी हुई हैं। आपको पावर है कि फिर वो अरविंद केजरीवाल जी को अंदर उठा के डालना है, उनको डाल दिया। एजेंसीज़ को आदेश होता है भाई ये फलाना व्यापारी है, ये 5,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, ये 500 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, इससे ना चंदा नहीं आया, चंदा चाहिए, तो एजेंसी नोटिस भेजती है, फिर चंदा आ जाता है पार्टी में, बाकायदा अकाउंट में पार्टी के, इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में। पार्टी उस वक्त तक भ्रम में थी कि भाई ये तो बात पर्दाफाश कभी होगा नहीं, भला हो सुप्रीम कोर्ट का सारा पर्दाफाश हो गया। अखबारों में मैंने पढ़ा, मैं तो जेल में था, कम से कम 200-250 ऐसे मामले हैं जहाँ एजेंसीज़ ने किसी व्यापारी को नोटिस दिया, और इतना खतरनाक नोटिस दिया, उसको डर लगाया कि भैया तेरे ऊपर भी आतंकवादियों वाली धारा लगा के तेरे को अंदर डाल देंगे, उसने चंदा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी को लगता था ये तो चंदा गोपनीय है, कभी पकड़ा तो जाएगा नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये तो उजागर करो, तो ये उजागर हो गया। तो एजेंसीज़ के पास कोई सबूत वबूत नहीं होते हैं, एजेंसीज़ के पास आजकल केवल भारतीय जनता पार्टी का आदेश होता है। गवाह तो है नहीं, उनका आदेश होता है कि भाई इसको आप अरेस्ट करो, अरेस्ट कर लिया, इसको दबाओ, इसको नोटिस दो, इसे चंदा लेना है, ये राजनीतिक रूप से आगे बढ़ता जा रहा है हमारे खिलाफ, इसको अंदर करो, ये हमें चंदा नहीं दे रहा, पैसा कमा रहा है लेकिन चंदा नहीं दे रहा। कितने लोगों को पूरे देश में, व्यापारियों को इन्होंने दुखी कर रखा है कि जो चंदा नहीं देगा वो ईडी के फंदे में फंसेगा। तो फिर उसके लिए नोटिस भेजते हैं, फिर उसके लिए गवाह बना। गवाह क्या है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ? किसी आदमी को उठा के आपने, किसी व्यापारी को उठा के अंदर जेल में डाला, 6 महीने उसको जेल में रखा, उसने बार बार कहा आपसे, उसके राइटिंग में गवाहियाँ हैं कि नहीं साहब मेरे से कुछ बात नहीं हुई, मेरे से कोई मतलब नहीं, मेरे से कोई मतलब नहीं। फिर आप क्या करते हो? फिर आप उसको कहते हो देख बेटा आप पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ेगा, मनीष सिसोदिया को हम बाहर नहीं निकलने दे रहे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे, आपने उदाहरण बता रखे हैं। फिर कहते हैं देख 6 महीने हो गए तेरे को, अब तू या तो केजरीवाल जी का नाम ले दे, नहीं तो तू यहीं सड़ेगा। अब बेचारा क्या करता है, केजरीवाल जी का नाम लेता है, और सबूत है इस बात का कि देखो उठा के बाहर भेज दिया। और इतना ही नहीं है, फिर बेशर्मी से जाके कोर्ट में भी कहते हैं, जब कोर्ट पूछता है कि भाई इन गवाहों की हैसियत क्या है, ये लोग तो तुमने अरेस्ट कर रखे थे, अरेस्ट किया हुआ आदमी तो कुछ भी बोलेगा बाहर आने के लिए, तो वो कहते हैं यस सर हम तो लॉलीपॉप इन्वेस्टिगेशन, हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम तो ऐसे लॉलीपॉप देते रहते हैं बयान लेने के लिए, ये रिकॉर्ड पे ऑन रिकॉर्ड है। तो भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि यार एजेंसियों का इतना दुरुपयोग भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब आपको अरविंद जी अभी अंदर हैं, आप 17 महीने रह के आए हैं, आपको लगता है कि जो एक खबर बीजेपी की तरफ से कही गई कि बाहर निकलने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाया जा रहा है, जैसे तबीयत खराब होने की बात आई, वेट कम होने की बात हुई, जबकि दिल्ली के सीएम अभी भी वही हैं और जेल भी आपके पास है, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि बाहर आने के लिए ये खबरें आ रही हो कि तबीयत खराब है, वेट कम हो रहा है, जबकि सारा सिस्टम आपका है? देखो, भारतीय जनता पार्टी को ना संविधान की चिंता होती है, ना लोकतंत्र की चिंता होती है, और ना मानवता की चिंता है। इतनी अमानवीयता इनके अंदर भरी हुई है कि एक आदमी, ठीक है आपके उससे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, उसने आपको चुनाव में हराया है, लेकिन वो डायबिटीज़ का पेशेंट है यार। वहाँ जेल में तो किसी को भी ले जाते हैं, कहीं भी आप 10 लोगों की टीम बना के भी कहीं जाएंगे तो अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट है तो उसका भी ध्यान रखेंगे, यार तू ध्यान रखना भाई, अपना खाना समय से खा लेना। वो भी नहीं करोगे, उसकी भी बात करेंगे तो वो कहेंगे ये हथकंडे हैं। लेकिन तो आप ही का सिस्टम है, जेल तो खाना तो पीना दवाई सब, मतलब इट्स योर सिस्टम तो सारा ही हमारा है, देश ही हमारा है, इनके बाप का थोड़ी देश है, पर लड़ाइयाँ तो लड़नी पड़ रही है ना, इनके पिताजी का देश थोड़ी है। भारत को आज़ाद कराने के लिए टॉर्चर टाइप से कुछ हो रहा है जेल के अंदर, मतलब टॉर्चर शब्द कहिए या कहिए, परेशान तो किया जा रहा है भाई। एक आदमी है, उसको इतनी परेशानी है, आप उसको समय पे खाना, इंसुलिन देने से क्यों मना कर दिया? तो कहीं ना कहीं तो किसी की मंशा खराब है। मतलब जेल एडमिनिस्ट्रेशन की रोल डाउटफुल है ड्यूरिंग दिस पीरियड। मुझे तो इसमें सारा भारतीय जनता पार्टी का रोल डाउटफुल लगता है। सारी साजिश वो रचती हैं, उसके बाद वो कौन सी एजेंसी को यूज़ करते हैं वो जाने। अच्छा, मनीष सिसोदिया का बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन दिल्ली में था, है बच्चों के बीच में, स्कूल के लिए, कि बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ, लोगों ने देखा भी, स्कूल्स के रोल मॉडल भी दूसरे स्टेट वाले आके देखें।
आपका फर्दर प्लान क्या है? फर्दर मेरा प्लान है, मैं जनता के बीच में हूँ, मैं कल से जनता के बीच यात्रा शुरू कर दिया हूँ और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे। मेरे कार्यकर्ता हर जगह, पार्टी के कार्यकर्ता 17 महीने से जो मुझसे नहीं मिले थे वो चाहते हैं कि मैं उनके गली मोहल्लों में आके उनके साथियों से मिलूं, उनकी टीम से मिलूं, लोगों से मिलूं, और मेरा अभी प्लान तो यही है। दिल्ली चुनाव की तैयारी बेसिकली? बिल्कुल, दिल्ली चुनाव की तैयारी भी कही है, और एक दिल्ली के लोगों ने पहले भी, भाई आगे के चुनाव में तो जो हम मांगेंगे ही उनसे वोट, लेकिन पहले भी पिछले 10 साल से इतना प्यार और सम्मान दिया है, तो जितना मैं फील कर रहा था, मैं मिस कर रहा था अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने दोस्तों को, उतना ही मैं दिल्ली के लोगों को जो बहुत प्यार करते हैं, जो बहुत अपना मानते हैं, उनको मिस कर रहा था। तो उनके बीच जाऊंगा, अच्छा लगेगा मुझको भी मिलना। अच्छा, एक चीज़, जो आप पत्रकार रहे हैं मनीष सिसोदिया, उसके बाद नेता बने, आपको लगता है कि एक सीएम जो किसी बहाने, चलिए आरोप तो कल को साबित हो ना हो कोर्ट तय करेगा, कि एक बार आप जेल चले गए, तो इज इट गुड टू कंटिन्यू एज सीएम, कि सीएम के तौर पे कंटिन्यू है वो? एक्चुअली इस क्वेश्चन को आप आइसोलेशन में देखेंगे तो आप फंस जाएंगे। एकमात्र ये क्वेश्चन नहीं है आज देश के सामने, इससे पहले एक क्वेश्चन है कि क्या किसी केंद्र की सत्ता में बैठी हुई पार्टी के लिए इज इट गुड कि वो एजेंसियों के जरिए जहाँ जहाँ वो चुनाव हारती है वहाँ की सरकारों को गिराए, वहाँ के विधायकों को खरीदे, डराए, धमकाए, पार्टियों को तोड़े, फिर सरकारों को गिराए। इज इट गुड? इज इट गुड कि कोई सीएम और कोई पार्टी अगर एकजुट होके खड़ी रहे तो फिर उसके नेताओं के ऊपर झूठे केस लगा लगा के उनको जेल में डाला जाए? इज इट गुड कि एक आदमी जो जनता में बहुत लोकप्रिय है और आप उसको 3 बार से चुनाव नहीं हरा पा रहे हैं, उसके ऊपर केवल किसी को जेल में बंद डाल के करके उससे बयान लिया और केवल उस बयान के आधार पे आपने उसको अंदर डाल दिया? इज इट गुड? इसमें कहीं कोई नैतिकता है केंद्र सरकार में बैठी हुई में, पार्टियों में और उन एजेंसियों में? यहां से इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको। मतलब कंटिन्यू करेंगे अभी? ऑफ कोर्स, नहीं तो ये तो अच्छा फॉर्मूला है केंद्र में बैठी हुई किसी भी पार्टी के लिए। सबसे अच्छा फॉर्मूला है कि भाई जहां चुनाव नहीं जीत रहे हैं वहाँ उसी राज्य में किसी को पकड़ो, पूरे देश में से किसी को उठाओ, उसके ऊपर खतरनाक कानून बना के लगाओ धाराएं उसके ऊपर, फिर बोलो जेल से बाहर तभी निकलेगा जब फलाने सीएम के खिलाफ बयान देगा। वो बेचारा सीएम के खिलाफ 2 शब्द बोल देगा, उसके बेस पे कोई सबूत नहीं है, उसके बेस पे आप सीएम को उठा के जेल में डाल दो। आपसे ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने एक नज़ीर पेश की थी कि आप भी अंदर गए और आपने रिजाइन दे दिया था। देखिए, किसी मंत्री के रिजाइन करने से सरकार नहीं गिरती है, मुख्यमंत्री के रिजाइन करने से सरकार गिरती है। उनका मकसद है सरकार गिराना। मुझे उन्होंने हटाया, मुझसे बेहतर एजुकेशन मिनिस्टर इस वक्त फील्ड में काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी को हटाने से पूरी सरकार गिराने की जो उनकी साजिश थी उसको भी नाकाम करना जरूरी था, वरना तो ये नज़ीर पूरे देश के सामने बन जाती कि भाई विपक्ष के सारे मुख्यमंत्रियों को एक एक, उन्होंने हेमंत सोरेन साहब को गिराया, उनकी सरकार गिराई, उससे पहले शरद पवार साहब की सरकार गिराई वहाँ पे तोड़ के, उससे पहले उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में सरकारें तोड़ तोड़ के गिराई। कौन सा राज्य है जहाँ विपक्ष की सरकार गिराई नहीं थी? किसकी? जेल, हेमंत सोरेन की सरकार नहीं गिरी, अरेस्ट किया। अरेस्ट किया। तो उनके लिए तो श्योर रेसिपी है ना कि भाई जहां आप तोड़ सकते हो वहां तोड़ के सरकार गिरा दो, जहां तोड़ नहीं सकते वहां मुख्यमंत्री को जेल में डाल के सरकार गिरा दो। कुल मिला के मकसद जब केंद्र में बैठी हुई सरकार का, केंद्र की पार्टी का यही हो जाए कि भाई जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां सबसे बढ़िया तरीका यह है कि कुछ मत करो, अब सीधे मुख्यमंत्री को अंदर डालो, बोलो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दो। विपक्ष का बहुत वैसे साथ रहा आप लोगों के साथ, जो हम लोगों ने बाहर देखा कि जब भी कुछ हुआ आम आदमी पार्टी के साथ तो विपक्ष के नेता एक सुर से आप लोगों के साथ बाहर खड़े मिले। अब आप बाहर आ गए, आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ा नेता, बड़ा चेहरा बाहर है जो पार्टी को पहले से देख रहा था। क्या आपकी ऑपोजिशन लीडर्स से अब मुलाकात शुरू होगी और एक फिर से कोalition का दौर बनाने में आप अपनी भूमिका देखते हैं? देखिए, मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के पहला सम्मेलन जो मैंने बाहर आके कहा उसमें भी मैंने कहा था कि बात चुनावी गठजोड़ की नहीं है, बात यह है कि देश के लिए राजनीतिक पार्टियों को एक वॉइस बनना चाहिए, गठजोड़ की वॉइस। कहीं भी कुछ हो, कहीं भी सत्ता का दुरुपयोग करे भारतीय जनता पार्टी, उनके खिलाफ जो 3 महीने बाद चुनाव में जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो 3 साल बाद चुनाव में जाएंगे, 4 साल बाद चुनाव में जाएंगे, या आम जनता के खिलाफ, आम व्यापारियों के खिलाफ ईडी का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है, तो इन सब में विपक्ष को एकजुट होकर आवाज़ बननी चाहिए। जैसे बहुत सिंपल सी चीज़ कि खिलाड़ियों के साथ जो हुआ, उसमें विपक्ष को इकट्ठे होकर चारों तरफ से केंद्र सरकार पे दबाव बनाने की जरूरत है। तो ऐसे जो भी मामले आए, आप विपक्ष हो, पूरा देश का विपक्ष एक आवाज़ बन के जनता के साथ खड़ा रहे।
जिस राज्य में चुनाव है वहाँ आपकी सहमति बनती है, गठबंधन करिए, नहीं बनती है तो अलग अलग लड़ लीजिए, वो आपके इंडिविजुअल उस पे है। मनीष सिसोदिया एक लीड रोल करने की कोशिश करेंगे, नहीं, मैं एटलीस्ट कोalition एक साथ। देखिए, जब से मैं बाहर आया हूँ, मुझे बाहर आने के बाद बहुत सारे लीडर्स के फ़ोन आए हैं और उन्होंने बधाई भी दी है और संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं कि भाई अरविंद जी भी जल्दी बाहर आ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो जनता ने विपक्ष को ताकत दी लोकसभा चुनाव में, उसके बाद से जो आवाज़ पूरे देश में उठनी शुरू हुई है उसको और बल मिल रहा है। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल, इस दौरान देश ने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे वक्फ बोर्ड का बिल आया पार्लियामेंट में, यूसीसी की बात शुरू हो गई, जिस तरीके से पीएम ने बिल की बात की 15 अगस्त को, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ एक बहुत माने लास्ट लेवल पे जाकर क्रुएल्टीज़ की खबरें आई, लेकिन ऑपोजिशन इस पूरे मुद्दे पे एक साथ नहीं खड़ा हो पाया। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ हो रहा है। मैं तो और भी कहा कि जहाँ नहीं हो पा रहा है वहाँ होना भी चाहिए। बांग्लादेश में जहाँ जो हो रहा है बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वहाँ के माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ हो रहा है और हमें बिल्कुल बोलना चाहिए उस पर। और देखो, विपक्ष तो बोल ही सकता है, लेकिन विपक्ष की एकता देश के मुद्दों पे ज़्यादा काम आएगी। विपक्ष के मामले में तो सरकार क्या करे, सरकार क्या कदम उठाए और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, सरकार के साथ, अगर सरकार अच्छे कदम उठा रही है विपक्ष विदेश के मसले पे, तो सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि भारत का मसला है, वहाँ हमारे और उनकी लड़ाई नहीं हो सकती है। तो बांग्लादेश जैसे मसलों पे भारत सरकार जो कर रही है उसमें जो जायज़ है उसका साथ देना चाहिए। जायज़ मतलब जो व्यवहारिक है और जो भारत के हित में है। और जहाँ कहीं किसी को लगता है कि भाई इस मामले में हमें सवाल है, तो उसमें सीधे हमें प्रधानमंत्री जी या सरकार के साथ में संवाद करना चाहिए। वहाँ उस तरह की मुद्दों को उठा के कि हम कि सरकार और विपक्ष अलग हैं, वहाँ भारत बोलना चाहिए। जी भी ठीक है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए और आपके लीडर्स के लिए। थैंक यू। थैंक यू।